हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने की डेट घोषित हो चुकी है। 12 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन शुरू है। तो हम लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे टॉप 50 जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने नए डाले हैं जो इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना समय गंवाए हुए। अपना पहला सवाल कह रहा है कि द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। तो लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह, वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है कि ये है अपना प्यारा भारत, और लक्षद्वीप जो है वो इधर से इधर अवस्थित है। मतलब आप देखोगे तो भारत के पश्चिम में अवस्थित है। और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरबियन सी है, ध्यान रखना है। जबकि नीचे में क्या है? तो इंडियन ओशन है। और इधर आपके ईस्टर्न साइड में क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है ये अरबियन सागर, अरब सागर में स्थित है। मित्रों ये भी ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जो है उसमें 36 टोटल नंबर ऑफ आइलैंड है। मतलब लक्षद्वीप 36 आइलैंड का एक समूह है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आइलैंड में जो सबसे अधिक एजुकेटेड आइलैंड है वो भी लक्षद्वीप है। और आपको ये भी आइलैंड में याद रखना है कि सबसे छोटा आइलैंड जो है वो भी लक्षद्वीप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना है, इसको एकदम नहीं भूलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। मित्रों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 वट वेन वॉज इट फर्स्ट अवॉर्डेड। तो पहली बार 1967 में नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिलेगी ऐसी घोषणा हुई थी, लेकिन ये पहली बार दिया कब गया? तो ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स 1969 में दी गई है। और ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार किसको दिया गया था? तो पहली बार ये दिया गया था फ्रिस्को और टिनवर जेन को दिया गया था पहली बार नोबेल प्राइज। ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दी जाती है? तो नोबेल प्राइज अलग अलग 6 क्षेत्रों में दी जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव 1950 से 60 के दशक में ही पड़ गई थी। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो विधिवत तरीके से कही जाती है कि विधिवत तरीके से पंचायती राज संस्थानों की घोषणा कब हुई? तो ये हुई 1959 में, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के एक गांव नागौर जाकर इसकी शुरुआत की। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बनाने वाला बंदा कौन था, या भारत में किसे पंचायती राज का पितामह कहा जाता है? तो बलवंत मेहता को कहा जाता है। ध्यान रखना, बलवंत मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज का पिता किसे कहते हैं? तो बलवंत मेहता को कहते हैं। फिलहाल पंचायती राज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया और कब इंट्रोड्यूस किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950, क्योंकि इसी समय इसकी नींव पड़ गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पर मेटल बोल रहा है इसलिए अपना जवाब होगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी में सबसे अधिक एल्यूमिनियम है, लगभग 8.4% एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि एक धातु है। अगर आपसे पूछता कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो वो होता ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 40% से ज़्यादा पाया जाता है। चूंकि यहाँ पर धातु पूछा इसलिए हमने जवाब क्या दिया है? तो एल्यूमिनियम दिया है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत लगभग समाप्त हो गई। तो देखो, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक हुआ वो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी हुआ। तो लोदी वंश को गद्दी से किसने हटाया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप सबको पता है, 1526 में। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटाया था। तो निश्चित रूप से इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बाबर। मतलब बाबर के आने के बाद दिल्ली डायनेस्टी जो थी, दिल्ली सल्तनत जो थी, वो खत्म हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में रखना है, एकदम नहीं भूलना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे पुराने पहाड़ हैं। तो भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन है? तो ध्यान रखना है, अरावली है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के रास्ते गुजरती है। अरावली बहुत ही पुराना माउंटेन है, बेसिकली इसको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, मतलब कि पुराना बलित पर्वत इसे कहा जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज मैं और बता दूं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? तो वो है गुरु शिखर। याद रखना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान
रखना है कि अभी अरावली न्यूज में भी था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि पंजाब और हरियाणा सरकार क्या चाह रही है कि अरावली के तरफ से जंगल को हटाया जाए और वहां शहर को बसाया जाए। ये न्यूज में अभी चल रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? देखो बाबू, ध्यान रखना है कि अगर ये सूर्य है तो सूर्य के बाद चार ऐसे ग्रह हैं जिसको आप बोलते हो इनर प्लैनेट, और उसके बाद जो चार ग्रह होते हैं उसको आप बोलते हो आउटर प्लैनेट। तो आप देखो इनर प्लैनेट कौन कौन है वो हम जानते हैं। सवाल ये है कि ग्रहों की श्रेणी में कौन नहीं है, आंतरिक कौन नहीं है? तो वरुण जो है, आपको पता है कि वरुण अंत में आने वाला ग्रह है, मतलब बृहस्पति के बाद जो भी ग्रह है वह सब आउटर में है। ठीक है, ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। तो मतलब बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल हो या शुक्र हो, ये सब इनर है, बाकी सब आउटर ग्रह के श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? तो इसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। ध्यान रखना है, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है हिंदी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को लिया गया था, ग्रहण किया गया था। इसी दिन आपके वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रगीत है उसे भी लिया गया था, और इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का पद भी क्रिएट किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इतिहास के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध लड़ा गया था राणा ऑफ मेवाड़। कौन थे मेवाड़ के शासक? तो उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप जी, और दूसरे तरफ से थे अकबर। ध्यान रखना है कि अकबर ये इस युद्ध को इसलिए जीत पाया क्योंकि अकबर के पास एक महान योद्धा था, और वो महान योद्धा कौन था? तो मान सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किसने मदद किया, तो मान सिंह ने अकबर को मदद किया था, इसीलिए अकबर जीत पाया। और अभी एक रिसेंट चीज मैं आपको बता दूं, कई गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि अपने पॉलिसी, अपने किताब, एनसीईआरटी किताब में संशोधन किया है कि हल्दी घाटी युद्ध अकबर हार गया था और महाराणा प्रताप जीत गया था। ये अभी करंट चल रहा है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्राचीन इतिहास है वही आपसे सही होगा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो इलाहाबाद में हुआ है मेजर ध्यानचंद। और ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के बादशाह कहा जाते हैं, जादूगर कहे जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जो है वो ओडिशा में इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, और आपको पता ही होगा कि ओडिशा अभी हॉकी का बहुत बड़ा हब बन चुका है। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दें, रीजनिंग के ताबड़तोड़ मैराथन को लेकर 9 बजे हमारे साथ लगातार अनिल नारवारिया सर लगे हुए हैं, जिनका लाइव सेशन अनअकैडमी पर हर दिन आ रहा है। इसी प्रकार इनका लाइव सेशन आता है स्टैटिक जीके का रात के 10 बजे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा मैथ सीरीज चल रही है नारवारिया सर की, जिसकी टाइमिंग होती है 7 बजे की, और मेगा साइंस की सीरीज होती है नारवारिया सर की, जिसकी टाइमिंग होती है 5 बजे, जो आते हैं मॉक टेस्ट के लिए। बढ़ते हैं आगे, आप इससे जुड़िए, और अनअकैडमी पे हमारी जो क्लासेस चल रही है वो आपको निश्चित रूप से आपके सफलता का द्वार खोलेगा। अगला प्रश्न है IRDA। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखने ही से लग रहा है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काम करेगा। तो कह रहा है कि इसका काम क्या है? तो ये इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करता है, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड काम को देखता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो बेसिकली ये 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसलिए 9 जनवरी को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ट्रीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो ध्यान रखना है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई है। तो बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 बीसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 483 बीसी में हुई है। कहाँ हुई है? तो कुशीनारा में हुई है। कितने वर्ष के उम्र में हुई थी? तो 80 वर्ष के उम्र में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बार बार पूछता है एसएससी। विक्रमशिला महावीर की स्थापना, विक्रमशिला महावीरा जो एक महाविहार है, एक यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना किसने की? तो पाला यूनिवर्सिटी। बेसिकली धर्मपाल का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है, उसकी नींव रखी थी।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान देना है कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। और मैं तो आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, जिसमें भी 3 मॉलिक्यूल कम से कम होंगे वही ग्रीन हाउस गैस हो सकते हैं। और दूसरी बात, वाटर वेपर तो बिल्कुल ही ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसे ही मारते हैं। इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा सोर्स है। लगभग 40% ग्रीन हाउस का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो CO2 ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू से दूसरे कौन कांग्रेस नेता जुड़े। तो वो जुड़े थे चितरंजन दास। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चितरंजन दास का उपनाम क्या है, तो इन्हें देश बंधु कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश बंधु का टाइटल किसको दिया गया है, तो चितरंजन दास को दिया गया है। हंसने वाली गैस क्या होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। कपड़े पर जंग के दाग को किसके द्वारा आप हटा सकते हो, तो बेसिकली कपड़े पे जो जंग का दाग लगता है इसको आप ऑक्जेलिक एसिड या लेमन जूस के माध्यम से हटा सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, आपको भी अपने जीवन में कई बार काम आएगा। कपड़े के जंग को हटाना है तो ऑक्जेलिक एसिड या लेमन के जूस का इस्तेमाल कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार तो चांदनी चौक है। वैसे अगर भारत में बात करें तो भारत का जो सबसे छोटा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप में। ध्यान रखना है, वो है लक्षद्वीप में। जबकि सबसे बड़ा कहाँ है, तो वो सबसे बड़ा है लद्दाख में। मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दोनों जो लोकसभा का क्षेत्र है ये यूनियन टेरिटोरी में आता है, ठीक है। लेकिन दिए गए प्रश्न के अनुसार सबसे छोटा कौन है, चांदनी चौक है। ये SSC का 2018 का पूछा गया प्रश्न था, जो अपने आप में बहुत ही डीप और अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके माध्यम से की गई है। तो ध्यान रखना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा की गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो ध्यान रखना है कि दिनार इज अ करेंसी ऑफ इराक, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की करेंसी क्या है, तो चाइना की करेंसी युआन है, ठीक है। इसके अलावा रेनिमनी भी इनकी दूसरी करेंसी है, रेनिमनी भी। ईरान की करेंसी रियाल हुआ करती थी, और अब इन्होंने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है टोमन। जबकि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, तो रुपया है। तो बचा तो यही एक देश था, और इसका करेंसी क्या हो जाएगा, तो दिनार हो जाएगा। दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडरमल अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, जिसने अकबर के राजस्व को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी रिजर्व की गई है। तो आर्टिकल 335 में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है नौकरी में, SC ST के लिए। USB का फुल फॉर्म क्या है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC ने पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं कुछ कुछ। एन एंटीजन एज, प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन क्या होता है, द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे वही आपका एंटीजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू के रस में का pH कितना होता है। तो नींबू के रस का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, लगभग 2 से 3 के बीच में होता है। ध्यान रखना है नींबू के रस का pH। अगला प्रश्न है कि बैगाई नदी का स्रोत कहाँ है। तो बैगाई नदी का स्रोत बरसुनाथ है। बरसुनाथ जो है वो कहाँ लाई करता है, तो बेसिकली बरसुनाथ तमिलनाडु का एक हिली एरिया है जहाँ से बैगाई नदी निकलती है। और बैगाई पे तो एक डैम भी है, बैगाई बांध भी है, जिसकी नींव किसने रखी थी, तो के कामराज। बहुत फेमस नाम है के कामराज, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किससे आरंभ होती है। तो ध्यान रखना है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी हिल कहाँ है, अब आपको ये जानने की इच्छा होगी। तो बेसिकली ब्रह्मगिरी हिल जो है वो कोडागू कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटका से निकलती है। और आपको पता है कावेरी नदी पर अभी 4 राज्यों के बीच विवाद भी चल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सुलझा भी दिया है। अगला प्रश्न है कि स्टेपी कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं। तो स्टेपी रसिया के घास के मैदान को कहते हैं। बेसिकली जो नॉर्थ एशिया हो गया उसके घास के मैदान को भी क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है मित्रों कि इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं तो डायरेक्ट है, और इससे देश का विकास होता है, इसलिए एक प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। ये सवाल SSC CHSL का पूछा हुआ है। अगला सवाल है कि 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि 1 बिलियन बाइट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा दुनिया के चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ध्यान में रखना है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी में अधिकतम घनत्व कब प्राप्त करता है? तो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे अपने अधिकतम घनत्व मैक्सिमम इंटेंसिटी को प्राप्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील संधि कब हुई थी? तो ये 1954 ईस्वी में हुई थी, कई बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप में हुई थी पंचशील संधि। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ तो वो साल कब था? तो वो साल 1932 था। बेसिकली ध्यान ये रखना है कि पूना समझौता हुआ क्यों। इसका मेन कारण था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा कम्युनल अवार्ड शुरू करना, क्योंकि वहाँ से कम्युनल अवार्ड मिला जिससे देश में देश की जाति बच जाती। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी ने एक समझौता किया जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जो 1932 में हुआ। इसके बाद चुनाव में SC ST के लोगों को भी कुछ रिजर्वेशन दी जाने लगी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरला में, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का ही ये कि किस रॉकेट प्रणाली ने रूस में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो वो कौन सा रॉकेट प्रणाली है? तो ध्यान रखना है सोयूज 2-1A है, जिसने अभी हाल फिलहाल में 38 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है रसिया के। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे अच्छा फ्रेंडली राज्य कौन रहा फिल्मों के लिए? तो वो सिक्किम रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिक्किम में मतलब फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोड़े कहते हैं। ध्यान रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोड़े कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दी गया है? तो ये तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अभी रिसेंटली मोदी जी बांग्लादेश गए हुए थे। ये बांग्लादेश के पितामह हैं जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। ध्यान रखना है कि देश अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पॉल्यूशन कम हो, जिसमें इथेनॉल एक बड़ा सा रोल अदा कर सकता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो नो डाउट वो कंगना रनौत है। कंगना रनौत को अभी हाल में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ध्यान रखना है कि तमिलनाडु ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट का एक मैच होता है। बहुत ही फेमस सवाल है ये तो। पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ बना है? तो केरला में बनाया गया है। वैसे भी केरला जो है वो कम्युनिस्ट का अड्डा है, तो श्रम आंदोलन तो पहले वहीं बनना था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका और SSC का फेवरेट सवाल कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये असम में चर्चा की गई है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से आप ऐड कर सकते हो कि ब्रह्मपुत्र तो असम में ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 94वें स्थान पे है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा अनाज प्रोड्यूसर नेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की इतनी बड़ी आबादी भूखे रह जाती है। ये शर्म की बात है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शरद पगाड़े जो हैं इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद पगाड़े को व्यास पुरस्कार दिया गया है। मित्रों अभी अपने सेशन में बस इतना ही है। अभी इस प्रकार के बहुत सारे मॉक के सेशंस को हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि SSC के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो SSC ने पूछा है और रेलवे ने पूछा या TCS के आप कह लो कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम उन सभी प्रश्नों के एक श्रृंखला को इकट्ठा करके एक बुक बनाकर लाए हैं आप लोगों के लिए। आप इस किताब को हमारे टेलीग्राम चैनल आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी पा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सेशन को खत्म करते हैं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।